लेकिन कायदे से बेस में ई होता है। अब जैसे log b टू द बेस ए है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि न्यूमरेटर में तो आ जाएगा log b और बेस में लिखोगे e, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा log a और बेस में लिखोगे e, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर log b टू द बेस a लिखा हुआ है तो उसको हम log b अपॉन log a लिखेंगे, जिनके दोनों के बेस में e आ जाएगा। ये करते हैं। ठीक, अच्छा, अब जो ये जरा क्या लिखवाया था एक्स की पावर हमारी, हाँ, एक्स का हो गया, ये पावर नहीं है, ये बेस है। बेस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं ना, मान लो हम ये कहते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं बेस लेकर चल रहा हूँ 10 को। मतलब जो हम नॉर्मली नंबर्स लेकर चलते हैं तो उस नंबर को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, उसमें डिजिट्स कितनी यूज़ करते हैं हम वैसे बता दो, हम डिजिट्स कितनी यूज़ करते हैं, हम 10 डिजिट यूज़ करते हैं, है ना, 10 डिजिट यूज़ करते हैं ना, 0 से लेकर 9 तक 10 ही तो होगी डिजिट, तो उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, और जो बच्चे कंप्यूटर्स पढ़ते हैं उनको पता होगा कि वो डिजिट कितनी यूज़ करते हैं, वो 2 डिजिट यूज़ करते हैं, 0 और 1, उसको बोल देते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसी तरीके से हम ना बेस लेकर चलते हैं। तो जब हम नॉर्मली नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स में हम बेस लेकर चलते हैं 10। ठीक, अब इसी तरीके से जब लॉग की बात करते हैं तो उसमें हम बेस लेकर चलते हैं ई। ई क्या है, ई कोई एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करती है। 1 और 2 के बीच में एक इसकी कोई फिक्स वैल्यू होती है। ठीक, वो छोड़ो, आप उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जब हमने बोला dy/dx ऑफ log x, तो इसका मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ, log x टू द बेस e, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो हम dy/dx ऑफ log x जानते हैं क्या होता है, 1/x। dy/dx ऑफ log x मतलब log x टू द बेस e, ये क्या होता है, ये 1/x, ये हम जानते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए, ये तो हमें पता ही है, ये फॉर्मूला तो log का हमें पता ही है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि अब आप ये बताइए कि भाई dy/dx of log x to the base a, ये बताइए। तो अब सवाल क्या उठता है, पकड़िए, अब सवाल ये उठता है कि भाई मुझे तो सिर्फ ये पता है, मैं इसका बता सकता हूँ, बाकी का जो है वो मैं अपने आप कर लूँगा। कैसे करना है, कैसे करना है, log x to the base a लिखा हुआ है, तो इसको पहले मैं ऐसे लिखूँगा, dy/dx of log x to the base e अपॉन log a to the base e, ये हो गया एज पर दिस फॉर्मूला कि log b to the base a अगर लिखा हुआ है तो ऊपर b है तो ऊपर log b आएगा, नीचे a है तो नीचे log a आएगा, और दोनों का बेस कॉमन कर देना, e कर देना। उसके बाद log x to the base e, और ये क्या है log a to the base e, तो ये e जो है ये भी कांस्टेंट, a जो है ये भी कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का log लेंगे तो वो भी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है, डिवाइड हो रही होती है, तो उसको छेड़ते ही नहीं है, उसको वैसे ही रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, या इसको ऐसे लिख दो आप, dy/dx ऑफ log x to the base e मल्टीप्लाई बाई 1/log a to the base e, ऐसे हो गया, एक ही बात है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को थोड़ा अलग करके लिख दिया, और ये log x to the base e मतलब log x है सिंपली, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x, ये हो गया 1/x इंटू 1/log a to the base e, ये हो गया। वही उन्होंने लिखा है, उसमें या तो उन्होंने लिखने में गलती करी है या आपने गलती करी है, वो a नीचे और e ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना, e नीचे लिखो a ऊपर, वो करेक्ट फॉर्मूला। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बता दें, क्लियर है इतना, अभिनव, हर्षिता, श्रीजा, क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम जरा रिलेशंस एंड फंक्शंस पर। नहीं देखो सर, अच्छा वो वाला भी समझा रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला था
हाँ जी, पहले एक्सरसाइज पर आइए। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज दे रखी है चैप्टर नंबर 1 की। इसमें मैंने आपको बताया था पहला छोड़ दो, दूसरा छोड़ दो, तीसरा छोड़ दो, फोर्थ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने बीच में ये बोला था कि मिसलेनियस ट्वीट नहीं है सबके, तो पहले मिसलेनियस कर देते हैं, करा दूँगा। मिसलेनियस देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है सबसे पहले। तो ये दे रखा है, शो दैट द फंक्शन एफ आर फंक्शन दे रखा है एफ आर टू एक्स बिलोंग्स टू आर, x belongs to R. So x belongs to R. Sorry. X belongs to R such that x is greater than -1 and less than +1. X is greater than -1 and less than +1. Defined by fx is equal to x upon 1 plus mod x. X upon 1 plus mod x. X belongs to R is 1 1 and onto function. 1 1 and onto प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे देखना होगा, मैं यहाँ लिखूँगा इंजेक्टिविटी। मतलब मैं सबसे पहले प्रूव करूँगा कि ये 1 1 है। 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे आपने इंजेक्टिविटी लिखा, मैं डायरेक्ट प्रूव करके लिख दूँ ऐसे इज पर तो चलेगा, मतलब ये है कि इंजेक्टिविटी सब्जेक्ट। हाँ मैं अब आप ये देखिए, इंजेक्टिविटी लिखने का मतलब क्या है कि मैं पहले इंजेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो fx है, fx की वैल्यू दे रखी है x अपॉन 1 प्लस mod x। हम इसमें क्या करते हैं, एक तरीका हमारे पास ये होता है कि हम fx1 इज इक्वल टू fx2 रखकर देख लेते हैं, ठीक है। और अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 रखने के बाद उसको सॉल्व करने पर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि फंक्शन 1 1 है। तो लेट fx1, अच्छा इसको fx1 इज इक्वल टू fx2 ना मानकर आप fx इज इक्वल टू fy भी मान सकते हो, वो भी वही बात है। fx1 इज इक्वल टू fx2 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस मॉड x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस मॉड x2। x1 अपॉन 1 प्लस मॉड x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस मॉड x2। ये हो गया। अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर मैंने मॉड को पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करी। हम एक काम ये भी कर सकते थे कि हम पहले मॉड को सिंप्लीफाई कर लेते, ठीक है, तो भी हमको अलग अलग केसेस देखने पड़ते। तो मॉड को सिंप्लीफाई करने पर होता क्या, जैसे मान लीजिए मॉड x है हमारे पास, मॉड x इज इक्वल टू ये आ जाता है माइनस एक्स व्हेन x is less than 0 और प्लस x when x is greater than equal to 0, माइनस x when x is less than 0 और प्लस x when x is greater than equal to 0, ये होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि mod x की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, समझ रहे हैं। इट डिपेंड्स कि हमारा x 0 से छोटा है या बड़ा है, ये डेफिनेशन होती है उसकी। तो हम यहाँ पर अलग अलग केसेस देख लेंगे। हम ये कहेंगे केस फर्स्ट, and x1 is positive and x2 is negative। मैं एक केस ये लेकर चल रहा हूँ जब हमारा x1 पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है। हम जब ये केस लेकर चलेंगे तो जब x1 पॉजिटिव है तो x1 मॉड x1 की जगह x1 ही लिखा जाएगा। x1 अपॉन 1 प्लस x1 और x2 नेगेटिव है तो मॉड x2 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस x2। मेरी बात समझ में आ गई ना। सर अगर x2
नेगेटिव है तो ऊपर भी नेगेटिव ही आएगा ना, x2 नेगेटिव है, x2 नेगेटिव है, x2 की वैल्यू क्या होगी -3 होगी, हाँ तो -3 लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे जो नेगेटिव लिखा हुआ है इससे क्या होगा, x2 अपने आप में नेगेटिव है, तो उसके आगे नेगेटिव लगा दिया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव है, तो मिलाकर ये रिजल्ट तो पॉजिटिव ही है। मैं x2 लिख रहा हूँ, मैं x2 की वैल्यू नहीं लिख रहा, समझ गए मेरी बात? दोबारा देखिए, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जब हम मॉड की बात करते हैं तो मॉड का रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है और मॉड का रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है। तो मॉड का रिजल्ट पॉजिटिव कब आता है, जब मॉड के अंदर वाली टर्म 0 से बड़ी होती है। तो अगर मैंने कहा कि x1 पॉजिटिव है तो x1 तो सीधा सीधा x1 ही आ गया, ठीक है। लेकिन अगर x1 की वैल्यू अगर 0 से छोटी है यानी कि नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसके आगे एक नेगेटिव साइन और लगा दें ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। तो x2 की वैल्यू तो नेगेटिव है तो x2 को तो मैंने x2 ही लिखा, लेकिन जो x2 मॉड के अंदर लिखा हुआ था उसके आगे माइनस क्यों लगाया है, ताकि क्योंकि x2 नेगेटिव था, नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? नहीं, ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक। वो नेगेटिव लगाया ही इस वजह से क्योंकि x2 नेगेटिव है। x2 क्या है, मान लो x2 की वैल्यू -3 है, तो -3 के आगे माइनस लगाओगे तभी तो वो +3 बनेगा ना। मैं जानता हूँ मॉड की, हाँ मॉड की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि भाई मॉड जो है वो मॉड पॉजिटिव ही रिजल्ट देता है, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट इसी वजह से तो देता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसके आगे माइनस और लगा दो, बस ये सर तो इस वाले में जो x है वो तो 0 से छोटा है ना, x1, मतलब इस वाले में x2 हाँ x2 जो है वो 0 से छोटा है, और x1 बड़ा है। x1 0 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, ठीक है, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। हमारा टारगेट क्या होता है कि fx1 = fx2 रखकर अगर x1 = x2 आ जाए तो हम कह देंगे कि वो इंजेक्टिव है। तो यहाँ से देखते हैं, मल्टीप्लाई करो x1 × 1 - x2 = x2 × 1 + x1। तो हम अलग अलग एजम्पशंस लेकर चल रहे हैं। हमने कहा कि जब x1 पॉजिटिव होगा और x2 नेगेटिव होगा तो तब क्या होगा ये देखना है। तो मेरी पहली एजम्पशन है केस 1 में कि मैंने कहा कि when x1 is positive and x2 is negative, मेरी पहली एजम्पशन है, मैंने ऐसा मान लिया। भाई अलग अलग केसेस होते हैं तो हमने एक केस ये लेकर हम चले। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो x1 × 1 x1 ये हो जाएगा -x1 x2 और ये x2 × 1 हो गया x2 और ये हो गया प्लस का x1 x2। अब इसको x2 को इधर ले आओ, x1 - x2 हो गया और -x1 x2 को उधर ले जाओ, x1 x2 + x1 x2। ये क्या बन गया, x1 - x2 = twice of x1 x2, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे सिंस, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, सिंस x1 is greater than 0 and x2 is less than 0, ठीक है। तो भाई x1 को मैंने क्या लिया है पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 और x2 को क्या लिया है नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो इसका मतलब x1 x2 से बड़ा होगा। भाई x1 पॉजिटिव नंबर है और x2 नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा। तो इट इम्प्लाइज दैट x1 is greater than x2। इसको इधर ले आओ, x1 - x2 is greater than 0। It implies that x1 - x2 is positive। x1 - x2 एक पॉजिटिव टर्म हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। भाई x1 - x2 0 से x1 पॉजिटिव है, x2 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टर्म नेगेटिव से तो बड़ा ही होता है ना, तो इसलिए मैंने लिखा x1 is greater than x2। फिर मैं x2 को इधर ले आया तो x1 - x2 is greater than 0 आ गया, ठीक है। ग्रेटर देन 0 का मतलब x1 - x2 is positive, ये हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे हम स्टेप। अगले स्टेप पे मेरे को ये देखना है बट सर हाँ जी
तो ये वाला शिफ्ट नहीं मिलता है therefore exponential ये वाला and this one. अब हमने बोला कि सिंस x1 इज ग्रेटर देन 0, मैं ये assumption लेकर चल रहा हूँ कि अलग अलग केसेस हो सकते हैं। जब मॉडुलस की बात हम करेंगे ना, तो मॉडुलस में मैंने कहा मॉडुलस ऑफ x1 है, मॉडुलस ऑफ x2 है। तो जब हम मॉड x1 की बात कर रहे हैं तो x1 पॉजिटिव भी हो सकता है, x1 नेगेटिव भी हो सकता है, x2 पॉजिटिव भी हो सकता है, x2 नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने एक काम करा, मैंने कहा चलिए डिफरेंट साइंस वाला ले लेते हैं। मैंने कहा चलिए पहले x1 को पॉजिटिव ले लेते हैं और x2 को नेगेटिव ले लेते हैं। ये हमने करा। तो x1 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि x1 इज ग्रेटर देन 0 और x2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि x2 इज लेस देन 0। तो जब x1 पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से तो बड़ा ही होता है ना। तो इसका मतलब x1 इज ग्रेटर देन x2। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक Yes. है ना। अब ये जो x2 है, इस x2 को इधर ले आए तो x1 माइनस x2 हो गया, प्लस x2 इधर आकर माइनस x2, तो x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन 0। x1 माइनस x2 जो पूरी टर्म बनी वो 0 से बड़ी आ गई, यानी कि पॉजिटिव आ गई। क्लियर है? x1 माइनस x2 वो पॉजिटिव आ गया। हाँ, तो अब आप देखिएगा कि x1 माइनस x2 तो पॉजिटिव आ गया, बट 2x1 x2, मैं इक्वेशन नंबर 1 पर आऊँगा अभी। 2x1 x2 is equal to 2 multiplied by a positive term x2 multiplied by a negative term is equal to negative term and a negative term can't be equal to a positive term. So equation 1 does not exist. इक्वेशन 1 एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों भाई? x1 माइनस x2 तो आ रहा है पॉजिटिव और 2x1 x2 आ रहा है नेगेटिव। क्या कोई पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म के इक्वल होती है? नहीं, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। देयरफॉर केस फर्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट। केस फर्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, हम ये कहेंगे, हम इसी को मान लें कि अरे भाई इसकी वजह से जो है हमारा x1 x2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम यही एक कंडीशन लेकर कह दें कि नहीं भाई ये इंजेक्टिव नहीं है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये मॉडुलस है। मॉडुलस के बहुत सारे केसेस होते हैं, 4 केसेस होते हैं। जब हम 2 टर्म्स लेकर चल रहे हैं तो एक बार x1 पॉजिटिव x2 नेगेटिव, एक बार x2 पॉजिटिव x1 नेगेटिव, एक बार दोनों पॉजिटिव एक बार दोनों नेगेटिव, तो ये हम लेकर चलेंगे। तो हम ये कहेंगे भाई पहला वाला केस उस पर एप्लीकेबल नहीं है, पहला वाला केस वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, छोड़ दो उसको। अच्छा, अब अगर आप सोचें कि x1 नेगेटिव और x2 पॉजिटिव लोगे तो भी ऐसे रिजल्ट आएगा, तो भी ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि तब हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा x2 माइनस x1, इधर बन जाएगा 2x1 x2। x2 माइनस x1 उस केस में पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कहेंगे सो x1 एंड x2, हाँ आप सीधा एक लाइन लिख लीजिए, cannot attain different signs। ठीक है, वो पूरा करके दिखाने की ज़रूरत आपको नहीं है। x1 और x2 अलग अलग साइन अटेन कर ही नहीं सकते। क्यों? अलग अलग साइन अटेन करेंगे तो बिल्कुल अजीब तरीके के रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म के इक्वल आ रहा है। ठीक है, हम ये कहते हैं भाई कुछ भी आ जाता, x1 और x2 इक्वल नहीं आता तो मैं वहीं रुक जाता, मैं कह देता इंजेक्टिव नहीं है। लेकिन ये तो ना एब्सर्ड स्टेटमेंट आ रही है। एब्सर्ड स्टेटमेंट मतलब बकवास स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट आ रही है इसका मतलब ये है कि हम ये वाला केस ले ही नहीं सकते। ठीक, तो केस फर्स्ट छोड़ दो, उसके बाद केस सेकंड लेंगे हम। केस सेकंड ऐसा ले लेंगे जब दोनों को नेगेटिव ले लो। केस सेकंड, and x1 is less than 0
एंड x2 इज लेस देन 0, दोनों को 0 से छोटा ले लो। तो जब दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही 0 से छोटे हैं, तो इनके आगे माइनस का साइन लग जाएगा, मॉड x1 की जगह माइनस x1 आ जाएगा। तो x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2 करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x1 इंटू 1 माइनस x2 इज इक्वल टू x2 इंटू 1 माइनस x1, x1 इंटू 1 x1, x1 इंटू माइनस x2, x1 x2, x2 इंटू 1 x2, x2 इंटू माइनस x1, माइनस x1 x2, माइनस x1 x2 माइनस x1 x2 कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, ये जो केस सेकंड है, केस सेकंड ये कहता है कि हाँ जी ये 1 1 है, ये इंजेक्टिव है, दोनों को पॉजिटिव लेना सेम हो देना। जाएगा, हाँ सेम हो जाएगा, बस पॉजिटिव साइन आ देख जाएगा। लो, क्या सेम आ जाएगा? ये करना तो बस पॉजिटिव साइन लगाना। x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल्स टू x2। सेम ही है। चलिए जी सेम आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। तो केस केस थर्ड कर देता हूँ, आ गया। केस थर्ड when x1 is greater than 0 and x2 is greater than 0, तो again x1 upon 1 plus x1 is equal to x2 upon 1 plus x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू 1 प्लस x2 इज इक्वल टू x2 इंटू 1 प्लस x1। x1 इंटू 1 हो गया x1 प्लस x1 x2, और ये x2 प्लस x1 x2, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल आउट हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। Therefore, fx is 1 1 या इंजेक्शन। Therefore, fx is a 1 1 फंक्शन। ठीक, अच्छा उसके बाद बात करते हैं ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन जो है, ऑन टू फंक्शन के लिए हमको क्या करना होता है कि x को निकालना होता है y की टर्म्स में। ठीक है, तो ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिविटी ऐसे सब्जेक्टिविटी लिखना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए जी, तो अब क्या करेंगे, ये फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन प्लस मॉड एक्स। तो एफ एक्स को मैं वाई भी लिख सकता हूँ, इसको लिख लो एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। अब देखिए सवाल यहाँ पर उठता है, एक्स को वाई की टर्म्स में निकालते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये हमको करना होता है। तो ये करने के लिए फिर मैं क्या करूँगा, मैं फिर प्रॉपरली इसको डिफाइन करूँगा। हाँ जी, ये मिसलेनियस वाले क्वेश्चन जो हैं ये 4 नंबर में ही आते हैं। ठीक है, चलो आगे।
सर आपने टेस्ट चेक किया? नहीं टेस्ट चेक नहीं करा, टेस्ट चेक करके दे दूंगा मैं आपको। आज क्या थर्सडे है, सैटरडे को दे दूंगा। ठीक है। ठीक है। सर कोई नहीं, अच्छा नहीं। y इज इक्वल टू यहाँ पर लिखिएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स when x is less than 0 और x अपॉन 1 प्लस एक्स when x is greater than equal to 0। मतलब मैंने मॉडुलस को डिफाइन कर दिया। अब मॉडुलस को डिफाइन करने के बाद में फिर मेरे पास दो केसेस आ गए। अब मैं दोनों केसेस के लिए अलग अलग देख लूँगा वैल्यू निकाल कर। तो आप भी देखिएगा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट व्हेन x इज लेस देन 0, केस फर्स्ट व्हेन x इज लेस देन 0। तो यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स। ये हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो गया, y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू x। मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू 1 हो गया y इंटू माइनस एक्स हो गया माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू x। मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर y की वैल्यू निकली x की टर्म्स में, अब x की वैल्यू निकालेंगे y की टर्म्स में। सर ये वाला क्वेश्चन आंसर आ रहा है नहीं, ये वाला मेरे को एक्जैक्टली ऐसा ध्यान नहीं है, पर एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन बचा नहीं है, कभी ना कभी आया जरूर। ठीक है, क्योंकि चेंज इनमें हुआ ही नहीं है, 20 साल से यही क्वेश्चन चले आ रहे हैं। तो जरा देखिएगा आप आगे। अब y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो x को उधर ले जाओ या इस x को इधर ले आओ, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, और इस y को उधर ले जाओ माइनस वाई। यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा y प्लस 1। इधर माइनस वाई माइनस से माइनस कर दिया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, y अपॉन y प्लस 1, y upon y plus 1, where y plus 1 should not be equal to 0, which implies that y should not be equal to minus 1। y minus 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, सर ये समझ नहीं आता सर कि हमने खुद करा है कि आप एक बार बताओ, बस ये बता दो x इज इक्वल टू y अपॉन y प्लस 1 आ गया, ये तो समझ गए होगे। तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बस। तो डिनोमिनेटर यानी कि y प्लस 1 जब 0 के बराबर नहीं होगा तो प्लस 1 को उधर ले जाएंगे, क्या हो गया माइनस 1। y शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 1। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 के बराबर हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सर ये कंडीशन है, लिखनी ज़रूरी है। हाँ, ये लिखनी ज़रूरी है, और इसी से मेरे को ये पता चलेगा कि x एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आप जरा देखो, इस क्वेश्चन में शुरुआत में क्या दे रखा था, इसमें यहाँ पर दे रखा था कि f(r)(2) एरो लगाकर, और फिर यहाँ पर लिखा था x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r such that x is greater than minus 1 and less than plus 1। तो x क्या होता है, x एक अननोन वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर r लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन होता है उसमें जो ये पहला होता है ये तो x वाले के लिए होता है, और ये जो दूसरा वाला होता है ये y के लिए होता है। ठीक है, मतलब ये तो हमारा होता है डोमेन वाले पोर्शन के लिए, और ये होता है हमारा रेंज वाले पोर्शन के लिए। तो आप ये देखो कि ये तो x वाली सारी वैल्यूज होंगी इसके अंदर, और ये जो x मेंशन है ना, इसका मतलब y की बात हो रही है। तो y हमारा कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। -1 नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। तो y इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो विच इज़ ट्रू। ठीक है, बस इसका मतलब ये हमारी गिवन कंडीशन के साथ में सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे विच गोज विद द गिवन कंडीशन। which goes with the given condition। अच्छा, तो हम ये कहेंगे ये तो ठीक है। अब जरा देखते हैं केस सेकंड।
केस सेकंड में क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें y क्या है, x अपॉन 1 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए y इंटू 1 प्लस x इज इक्वल टू x, y इंटू xy इज इक्वल टू x, xy माइनस x हो गया, इस y को उधर ले जाओ, उधर जाएगा माइनस y हो जाएगा, अब मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, तो x ले लो कॉमन, x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई, तो ये माइनस लिखा हुआ भी अजीब लगता है, तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस ले लेंगे कॉमन कर लो, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या हो गई, y अपॉन 1 माइनस वाई, वेयर 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। और यही कंडीशन दे रखी थी कि ये जो इधर वाला पूरा ब्रैकेट दे रखा है, यहाँ पर x दिया ही कंफ्यूज करने के लिए, x मतलब एक अननोन वैल्यू, तो इधर एरो से पहले जो भी लिखा हुआ है दैट इज अबाउट x, के x तो सारा का सारा रियल नंबर को बिलोंग करेगा, और एरो के बाद जितना भी लिखा हुआ है दैट इज फॉर y, वो y के लिए लिखा हुआ है, तो y हमारा -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1 नहीं है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, which also goes with the given conditions। दोबारा बोलो, मैंने कॉमन ले लिया, ये y -1 था ना, इस माइनस को काटने के लिए मैंने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया, तो y -1 के ब्रैकेट में 1 माइनस वाई बन गया, प्लस x तो था ही, ब्रैकेट में y -1, ये तो समझ गए थे ना, xy माइनस x है, xy इधर माइनस x को इधर ले आया। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस माइनस से इस माइनस को काटना चाहता हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो जब किसी ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो -1 का बन गया +1, प्लस वाई का बन गया -1, तो माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, इस माइनस से माइनस कर दिया, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस 1, which also goes with the given conditions। So it is an हर क्वेश्चन में हमें जो नीचे जो डिनोमिनेटर होगा उसको नॉट इक्वल टू 0 रख के उसकी वैल्यू निकालनी है। यस, ये हमको करना होगा सब्जेक्टिविटी में, यानी कि ऑन टू में, ठीक है। चलिए जी, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, टिक लगा लो इस पर मिसलेनियस में। एक तो ये है सिलेबस में, दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, शो दैट द फंक्शन f(r2r) गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x³ इज इंजेक्टिव। तो जब भी रिलेशन में फंक्शन में कोई भी इनको टफ क्वेश्चन देना होगा तो ये GIF दे देंगे या मॉडल्स दे देंगे, इस तरीके का फंक्शन ये कुछ ना कुछ बनाकर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, शो दैट द फंक्शन f(r2r) गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x³ इज इंजेक्टिव। हाँ जी, जैसे gx वाला क्वेश्चन आ जाए, क्या gx वाला क्वेश्चन, हाँ जैसे एक खाना सर एक हाँ हाँ एक सर उसमें जैसे उसको डिफाइन करके दिखाना होगा, एग्जांपल देके जैसे 1.821। नहीं, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप खुद को, मतलब तुम्हें वो चीज़ समझ में आए इस वजह से मैं रिवाइज करने के लिए बताता हूँ वो चीज़, एग्जाम में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिएगा, अब ये दे रखा है f(r2r) यानी कि x की वैल्यू भी रियल है और y की वैल्यू भी रियल है, ठीक। f(x) इज इक्वल टू x³ दे रखा है, मुझे सिर्फ ये शो करना है कि ये इंजेक्टिव फंक्शन होगा, बस ये शो करना है, ठीक। तो इंजेक्टिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) रखना पड़ता है। तो लेट अस पुट f(x1)
लेट अस पुट fx1 इज इक्वल टू fx2, तो fx1 को fx2 के बराबर रख दो। fx1 को fx2 के बराबर रख दिया। हाँ जी, तो fx1 का मतलब क्या हो गया, x1 क्यूब, और fx2 का मतलब हो गया x2 क्यूब। अब क्या करिए, क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स। क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स, तो x1 के क्यूब का जब क्यूब रूट लोगे तो क्या आ जाएगा x1, और x2 के क्यूब का जब क्यूब रूट लोगे तो क्या आ जाएगा x2। Therefore fx is an injection। यही प्रूव करना था मुझे। सर हाँ टेस्ट में मैंने क्यूब रूटिंग बोथ साइड से लिखा। हाँ, ऐसे लिख दिया बस, x1 is equal to x। हाँ बट मुझे पता था ये करना पड़ा आगे। ठीक है, लिख दो एक स्टेप। इससे क्या हो बनना गया, करना होता तो बनवानी तो है इंजेक्शन। सॉरी सर। हाँ, अगर ऑन टू करना होगा तो ऑन टू करने के लिए आप क्या करोगे, आप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखोगे, तो फिर x क्या हो जाएगा, y की पावर 1/3, x हो जाएगा y की पावर 1/3। और y क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर का क्यूब रूट पॉसिबल होता है, कहते हैं होता है तो x की सारी वैल्यूज़ जो है हमको मिलेंगी, y की हर वैल्यू के लिए x की सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, तो हम ये कहेंगे कि ऑन टू है बस। तो इसमें इन्होंने लेकिन सिर्फ इंजेक्शन प्रूव करने के लिए कहा था, तो मैं आगे चल ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद 6 काट दो, 7 काट दो, 8 9 10 में मैं 8 तो करना है ना, 8 तो करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर px which is the set of all subsets of x। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, कंसीडर px which is the set of all subsets of x। डिफाइन द रिलेशन r in px as follows। मेरे को एक रिलेशन डिफाइन करना है, r in px इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और बच्चे आज कम हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इसी साल हो रहा है ये प्रॉब्लम। एक तो बारिश होती नहीं है, और होती है तो ट्यूशन के टाइम पर होती है। भाई दिन के टाइम पे हो जाओ, स्कूल को वैसे भी कोई सीरियसली नहीं लेता, ट्यूशन को सब सीरियसली लेते हैं, ट्यूशन के टाइम पर बारिश हो जाती है। रात को हो जाए भाई, रात को भी नहीं होती, सुबह हो जाए, पता नहीं क्या है। इसी बैच के साथ होगा, सब इसी बैच के साथ होगा। ऐसा फिजिक्स वालों को भी लगता है, क्योंकि क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि फिजिक्स में भी हो चुका है, ये फिजिक्स में ज़्यादा हुआ है। और आज तो 4:30 बजे वाला जो बैच था, वो बेचारे 11th वाले एक तो वैसे ही लेट चल रहे हैं, अभी तो उनका सेशन शुरू हुआ है, सो कर जाग रहे हैं सब। पेपर भी अभी है, हाँ? किसी चालू में सब लोग। अरे पेपर अगले हफ्ते पेपर चालू है, 3 चैप्टर दे रहे हैं, कुछ करवाया ही नहीं, यूट्यूब है। और नहीं तो क्या। और रेयान में तो ज़्यादा ही गदर मचा हुआ है, 11th के बच्चे आपको मिल जाएंगे रोते हुए कि भैया क्या करूँ। सर बस हाँ? वाले सारे रो रहे हैं। ये कहेंगे करूँ क्या, ठीक। और फिर वो कुछ नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में सर कॉमर्स वालों को और बुरा हाल है, अकाउंट्स में 5 चैप्टर, एक इको में 3, और वो 3 भी ऐसे वाले जो एंड में करवाने होते हैं, वो स्टार्टिंग में करवा दिया। स्टार्टिंग में करवा, तो बस वही है कि अब वो आज आए बेचारे सारे के सारे के पूरे भीगे हुए, इतनी तेज उस टाइम बारिश हो रही थी। अब मैंने कहा भाई रुक जाते हैं, कहते सर आधे में थे, ना इधर के ना उधर के, भीगना ही था। सारे आए भीगे हुए। 4 बजे गए, 4 बजे 4:30 तो 4:30 में जो डॉट 4:30 बजे बच्चा आ गया वो बच गया। हाँ। 4:35 से शुरू हुई है बारिश, जो भी 5 मिनट लेट हो, 5 मिनट में ही उसकी बुरी हालत हो गई। चलिए देखिएगा, इसमें बोल रहे हैं फॉर सबसेट्स A, B in Px A or B if and only if A is a subset of B, is R an equivalence relation on Px? ये बताइए, is R an equivalence relation on Px? Given a non-empty set X, consider Px which is the set of all subsets of X। ठीक है, अब कोई 2 सबसेट ले लिए A और B in Px।
तो PX क्या होता है, देखिएगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ऑल सबसेट्स। क्या बोलते हैं इसको, पावर सेट भी बोल देते हैं, इसको पावर सेट भी बोल देते हैं। अब फॉर सबसेट्स A एंड B, अब इसके अंदर कोई सबसेट है तो A और B, तो उन सबसेट को निकाल लिया गया बाहर। अब वो बोलते हैं कि A और B जो आपस में जो सबसेट्स हैं उनका रिलेशन है A और B। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा रिफ्लेक्सिविटी, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। अब रिलेशन मोड में आ जाओ जरा, ये तो फंक्शन वाले थे, अब रिलेशन वाले मोड में आ जाओ। क्या क्या चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। हाँ जी, तो अब जरा रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा कि A R B जो दे रखा है, A R A इज रिलेटेड टू R, A इज रिलेटेड टू A। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, एक एलिमेंट खुद ही के साथ रिलेट करता है, ठीक है। तो A R A implies that A is a subset of A, लिखिएगा true, because every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. मेरी बात समझ में आ गई? ठीक। एक होता है empty set is the subset of every set, और एक होता है every set is a subset of itself। तो हर कोई सेट अपना खुद का ही तो सबसेट होता ही होता है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इक्विवेलेंस प्रूव करिए, उन्होंने बोला है इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन PX। क्या आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये बताइए। तो चलिए जी, पहली तो सीढ़ी पार हो गई, रिफ्लेक्सिविटी तो है। अब दूसरी सीढ़ी देखते हैं इसकी, सिमेट्री। सिमेट्री में क्या दे रखा होता है, सिमेट्री में दे रखा होता है कि A B से रिलेट कर रहा है, और ये बताइए क्या B A से रिलेट करेगा, तो अभी बताते हैं। सिमेट्री, सिमेट्री में दे रखा होता है इफ A is related to B, it implies that A is a subset of B, तो ये तो दे रखा है। then B related to A, that is B is a subset of A, need not be true every time, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि भाई सेम ही सेट दे रखे हैं। अगर सेम सेट दे रखा है A और B बिल्कुल सेम है, तो A अगर B का सबसेट हो तो फिर B A का भी सबसेट होगा, अगर पूरी तरह से सेम है। लेकिन पूरी तरह से अगर सेम नहीं है तो फिर हम ये कहेंगे नीड नॉट बी ट्रू एवरी टाइम, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। वैसे तो यहीं पर रुक जाओ, वैसे तो यहीं पर रुक जाओ, रिफ्लेक्सिव है भाई। जब सिमेट्रिक नहीं है, वो ट्रांजिटिव हो भी गया तब भी इक्विवेलेंस तो नहीं होगा। पर देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। जरूरी है, जरूरी नहीं है। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाए और उसमें वो कहें कि चेक फॉर रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, तीनों को ही चेक करके बताना है, तो फिर तो जरूरी हो जाएगा। तो वो इक्विवेलेंस बोल रहे हैं तो आपको तीनों को दिखा दो अगर लगता है। हम ये कहेंगे इसमें दो चीज़ें दे रखी होती हैं, इफ A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, A related to B implies that A is a subset of B, and B related to C implies that B is a subset of C. A अगर B का सबसेट है और B अगर C का सबसेट है, it implies that ये ट्रू होगा कि A is a subset of C. सर इसमें भी जरूरी थोड़ी है। नहीं जरूरी है, जरूरी। A is a subset of B का मतलब क्या है कि B बड़ा सेट है, A B में से निकला है और B से भी बड़ा सेट C है, मतलब B जो है वो C में से निकला है, तो भाई C तो A में से निकला ही होगा। समझ गए? नहीं समझे? B जो है B एक बड़ा सेट है, क्या A C से निकला होगा। हाँ, A तो C से भी निकला ही होगा। नहीं समझे? A जो है वो B में से निकला है, ठीक है, और B C में से निकला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो है ये जो A है
ये सी का तो सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये समझ लो कि बी ए से बड़ा है और सी बी से भी बड़ा है, तो फिर ए तो सबसे छोटा हो गया, सी सबसे बड़ा हो गया। अच्छा मैं उल्टा सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि C is the subset of A, but A is the subset of C. ए इज अ सबसेट ऑफ सी, और हम ये कहेंगे ट्रू। सो it is transitive, but since it is not symmetric, तीनों का ट्रू होना जरूरी होता है। since it is not symmetric, so it is not an equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इसके बाद 9th काट दीजिए, 10th हमको करना है, 15, 16 नहीं 10th भी है। अब 10th करना है, और आपका 12, 13, 14 कट गया, 15 इक्वल फंक्शन वाला है ना, एफ ओ जी जी एफ वाला नहीं, 15 करना है। करना है। और 15 भी 14 नहीं है, 12, 13, 14 हटा दो, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 15 करना है, 16 करना है, 17 करना है, 18, 19 काट, ठीक है। तो 15, 16, 17 आपको अगली क्लास में कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1, 2, 3 डॉट 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 टिल n टू इटसेल्फ। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो इसका सीधा वन वर्ड आंसर है n फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 10 तो 3 बचे हुए हैं, 15, 16, 17 अगली क्लास में करा दूँगा। छोटे ही हैं ये, अगली क्लास में फिर मैं आपका वो भी करा दूँगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका भी मिसलेनियस। अच्छा टू इट सेल्फ का तो होना ही है। हाँ टू इट सेल्फ का तो होना ही है।